बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं आपका फिजिक्स टीचर अली हुसैन और आज हमारे पास फिजिक्स फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 2 में से टॉपिक है रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। कि वेक्टर को आप किस तरह से रिजॉल्व कर सकते हैं या वेक्टर को किस तरह से हम उसके कंपोनेंट्स में रिजॉल्व कर सकते हैं। रेजोल्यूशन का मतलब क्या है? अलग करना। तो एक वेक्टर कितने हिस्सों में रिजॉल्व किया जा सकता है, इस प्रोसेस को हम क्या नाम देते हैं? रेजोल्यूशन ऑफ अ वेक्टर। स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो सबसे पहले बेटा हम एक टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर एक वेक्टर ड्रा कर लेते हैं। ये हम पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ के आए हैं कि अगर हमारे पास ये एक वेक्टर है, इसे पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था कि आपने टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर अगर एक वेक्टर ड्रा करना है तो उसके लिए आपको दो कंपोनेंट्स चाहिए, एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और दूसरा वाई एक्सिस के लॉन्ग, जिनको हम कोऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं। या फिर हम कहते हैं कि एक आपको क्या चाहिए, यहाँ पर एंगल थीटा चाहिए। तो वेक्टर हमारे पास, इसको आप कोई भी नाम दे लें कि हमारे पास ओरिजिन O है और O से लेकर आपने P तक एक वेक्टर ड्रा किया। OP आपका कोई एक वेक्टर A है, एक वेक्टर है जो आपने बेटा टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर ड्रा किया। अब इसके कंपोनेंट्स कितने होंगे, कितने कंपोनेंट्स में रिजॉल्व किया जा सकता है? तो इसके दो हिस्से बनेंगे। इसका मतलब ये टू डायमेंशनल प्लेन के अंदर है तो एक इसका प्रोजेक्शन आप लेंगे एक्स एक्सिस के लॉन्ग, तो ये इसका प्रोजेक्शन होगा एक्स एक्सिस के अलोंग। इस प्रोजेक्शन को हम क्या बोलेंगे? ए एक्स। प्रोजेक्शन ऑफ ए अलोंग एक्स एक्सिस, ये इसका कंपोनेंट होगा। इसी तरह ये वाला प्रोजेक्शन वाई के अलोंग भी है, और तो इस इक्वल वैल्यू को हम ये भी कंसीडर कर सकते हैं। तो ये वाला कंपोनेंट चूंकि वाई एक्सिस के अलोंग है तो इसलिए हम कहते हैं कि ये दूसरा कंपोनेंट है, इसे हम बोलते हैं ए वाई। तो दो कंपोनेंट्स प्लेन के अंदर है तो एक वेक्टर दो कंपोनेंट्स में रिजॉल्व हो सकता है। तो यही बात हमने लिखी है, स्प्लिटिंग अप ऑफ अ वेक्टर इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। अब यहां पर दो वर्ड्स लिखे हैं, एक कंपोनेंट्स और दूसरा रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। तो पहले हम देख लेते हैं कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं। ये भी हमने डिस्कस किया कि एक वेक्टर की किसी एक एक्सिस पे जो वैल्यू है, देखिए ए एक्स वैल्यू इस वेक्टर की है एक्स एक्सिस के लॉन्ग, ए वाई वेक्टर की दूसरा कंपोनेंट है, वैल्यू है वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो मैं कह सकता हूं कि जो कंपोनेंट होते हैं वो किसी भी वेक्टर का किसी एक्सिस के लॉन्ग वैल्यू होते हैं। द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अ वेक्टर टुवर्ड रेफरेंस लाइन, कि ax ये वैल्यू है a की टुवर्ड x एक्सिस, ay ये वैल्यू है a वेक्टर की टुवर्ड y एक्सिस। तो इसका मतलब फिर ax और ay जो है ये क्या कहलाएंगे? ax ay ये क्या है? कंपोनेंट्स हैं वेक्टर के। अगला वर्ड था रेक्टेंगुलर। तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स कौन से होंगे?
तो किसी एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने के लिए हमने क्योंकि ए वेक्टर लिया है तो हमने यहाँ पर ए वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है। एक वेक्टर का एक्स कंपोनेंट फाइंड करने से पहले ये कुछ कॉमन फार्मूलाज हैं ट्रिग्नोमेट्री के जिनको हमने यूटिलाइज करना है कि ये हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। राइट ट्राइंगल हम ऐसी ट्राइंगल को कहते हैं जिसका एक एंगल क्या हो 90 डिग्री का हो, ये एंगल क्या हो 90 डिग्री। अब उस राइट ट्राइंगल के अंदर थीटा की जो ये वाली वैल्यू है इसे हम बेस बोलते हैं। बेस के सामने हाइपोटेनियस और जो परपेंडिकुलर एंगल है ये क्या होगा, ये वाली लाइन क्या कहलाएगी, परपेंडिकुलर कहलाएगी। अब इस ट्रिग्नोमेट्री के अंदर जो फार्मूलाज है साइन थीटा के लिए, साइन थीटा को हम लिखते हैं, ये एक फार्मूला होता है आओ कौन, उर्दू में अगर आप लिखते हैं तो इसको हम लिखते हैं जी कायदा, ये होता है जी अमूद और ये क्या होता है वचन। अब इसको हम आसानी से लिख सकते हैं कि जो साइन थीटा है ये हमारे पास आएगा परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं बेस ओवर हाइपोटेनियस। तीसरा टेन थीटा, टेन थीटा किसके इक्वल है, अमूद ओवर कायदा, तो अमूद ओवर कायदा का मतलब परपेंडिकुलर ओवर बेस। तो ये तीन फार्मूलाज हमें यूज करने। तो अब देखिए ये भी तो एक राइट ट्राइंगल बन रही है, तो इसी ट्राइंगल को मैं अगर बाहर निकाल के यहां पे ड्रा कर दूं तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगा। तो यही वैल्यू हमारे पास कुछ इस तरह से आ जाएगी, ए एक्स ए वाई, ये वाली वैल्यू ए वाई है, ये वाली वैल्यू ए एक्स है, और ये जो रिजल्टेंट आएगा ये क्या होगा ए। अब हम इनको मैग्नीट्यूड्स के दौर पर ही डील करेंगे, यहां पर एंगल आएगा थीटा, तो इसका मतलब ये वाली टर्म बेस और ये क्या होगा परपेंडिकुलर और ये क्या होगा हाइपोटेन्यूस। तो इस ये भी देखिए राइट ट्राइंगल बन गई। राइट ट्राइंगल के अंदर हमने एक्स कंपोनेंट फाइंड करना है, तो एक्स कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा यहां से किसकी इक्वल है, बेस ओवर हाइपोटेनियस। तो अब बेस के ऊपर वैल्यू कौन सी है, इसको हम लिख सकते हैं कॉस थीटा, बेस के ऊपर वैल्यू क्या है ओ एम ओवर हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू क्या है ओ पी। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू ओ एम पे वैल्यू कौन सी आ रही है ए एक्स ओवर ओ पी, हाइपोटेन्यूज पे वैल्यू क्या है ए, तो यहां से हमारे पास ए एक्स की वैल्यू आ जाएगी और वो किसकी इक्वल आती है ए कॉस ऑफ थीटा। तो ये उस वेक्टर का एक्स कंपोनेंट आ गया हमारे पास इस ए वेक्टर का, किसके इक्वल है ए कॉस ऑफ थीटा। एंगल हमने कौन सा यूज किया, एंगल हमने यहां पर यूज किया कॉस थीटा। दूसरा हमने फाइंड करना है जी y कंपोनेंट ऑफ अ वेक्टर a, यहां पर हमने वेक्टर कौन सा लिया है a, तो y कंपोनेंट के लिए फिर कौन सा फार्मूला यूज होगा, y कंपोनेंट के लिए हम फार्मूला यूज करते हैं जी साइन थीटा। साइन थीटा, साइन थीटा किसकी इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेनियस। तो इसका मतलब क्या हुआ कि साइन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू है एम पी, तो परपेंडिकुलर पे क्या आएगा लेंथ एम पी ओवर हाइपोटेन्यूज पे क्या है ओ से लेकर पी तक। तो यहां से साइन थीटा की वैल्यू लिखी जा सकती है एम पी पे बेटा कौन सी वैल्यू है ए वाई ओवर हाइपोटेन्यूज में क्या वैल्यू है ए, तो यहां से ए वाई जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा ए साइन ऑफ थीटा। तो ये इसका दूसरा कंपोनेंट आ गया जी ए एक्स और ए वाई। तो ये हमने दोनों कंपोनेंट फाइंड कर लिए, एक वेक्टर के लिए एक्स कंपोनेंट और दूसरा एक वेक्टर के लिए वाई कंपोनेंट। एक्स कंपोनेंट के लिए हमने cos थीटा यूज किया, वाई कंपोनेंट के लिए हमने sin थीटा यूज किया, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हमने यूज किए क्योंकि ये हमारे पास एक राइट ट्रायंगल बन रही है। तो राइट ट्रायंगल के लिए हमें तमाम एंगल्स को यूटिलाइज कर सके, यूटिलाइज करके हमने ये कंपोनेंट्स बना लिए। तो ax
ए वाई कंपोनेंट्स है, कंपोनेंट्स है। अब इस कंपोनेंट से, इसका मतलब दोनों वेक्टर के कंपोनेंट्स की वैल्यू आ गई तो हम वेक्टर निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट हम देखते हैं जी वेक्टर फॉर्मेट्स रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स हमने फाइंड कर लिए, तो वेक्टर वहां से ड्रा किया जा सकता है, वेक्टर वहां से ऑब्टेन किया जा सकता है। तो एक वेक्टर के पास x कंपोनेंट उसका किसकी इक्वल है, a cos ऑफ थीटा, y कंपोनेंट उसका किसकी इक्वल है, a sin ऑफ थीटा। तो हम इसे लिख सकते हैं a cos ऑफ थीटा i यूनिट वेक्टर प्लस a sin ऑफ थीटा j यूनिट वेक्टर। सिर्फ हमने क्या किया, ए एक्स और ए वाई की वैल्यू लिखी है जो कि एक वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहे थे, एक वेक्टर के कंपोनेंट से। इस प्रोसेस का नाम बेटा अब याद रखेंगे, वो प्रोसेस का नाम क्या है, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। कि वेक्टर को उसके कंपोनेंट से बनाना, रिजॉल्व करना, स्प्लिट अप करना क्या कहलाएगा, रेजोल्यूशन। और उन कंपोनेंट को यूज करते हुए एक वेक्टर बनाना, ये मेथड क्या कहलाता है, कंपोजिशन ऑफ अ वेक्टर। अब वेक्टर हमारे पास आ गया। अब इस वेक्टर को उसी मेथड से अगर आप लिखें तो ये यूं लिखा जाएगा कि ए वेक्टर इज इक्वल टू, ये बेसिकली वैल्यूज किसकी हैं, ए एक्स आई और ए वाई जे यूनिट वेक्टर। तो हमने नेक्स्ट फाइंड करना है मैग्नीट्यूड ऑफ अ वेक्टर। तो एक वेक्टर की मैग्नीट्यूड किस तरह से फाइंड की जा सकती है, बाय यूजिंग द पाइथागोरियन थ्योरम। पाइथागोरियन थ्योरम क्या होता है, इसको हम लिखते हैं जी, वेक्टर का स्क्वायर इज इक्वल टू कायदा का स्क्वायर जमा अमूद का स्क्वायर। अब इस राइट ट्रायंगल में देखें जो हमने ये फाइंड किया है, इस सारे में वेक्टर के ऊपर कौन सी वैल्यू आ रही है, ए वैल्यू। इसका मतलब ए का स्क्वायर कायदा पे वैल्यू आ रही है जी, ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर, ये वैल्यू आ गई। अब दोनों साइडों पे क्या करें जी, स्क्वायर रूट ले लें। अब ये स्क्वायर रूट इससे कैंसिल हो जाएगा, तो एक वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो हमारे पास इक्वल आ जाती है ए एक्स का स्क्वायर प्लस ए वाई का स्क्वायर। तो ये फार्मूला है हमारे पास किसी भी वेक्टर की मैग्नीट्यूड फाइंड करने के लिए। अगर आपको उसके कंपोनेंट्स पता हो, कंपोनेंट्स की वैल्यू पता है, तो हम उस वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं। अगली चीज है ये डायरेक्शन। थीटा निकालने के लिए हमने यही ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यूज करनी है, टेन थीटा। तो टेन थीटा किसके इक्वल आता है, टेन थीटा हमारे पास इक्वल है परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस। अब परपेंडिकुलर पे कौन सी वैल्यू है, परपेंडिकुलर पे वैल्यू है जी एम पी, बेस पे ओ एम। तो ये आएगा एम पी ओवर ओ एम। तो इसको लिखे टेन थीटा इज इक्वल टू एम पी पे कौन सी वैल्यू आ रही है, ए वाई ओवर ए एक्स। तो यहां से थीटा हमारे पास आ जाएगा टेन इनवर्स आ जाएगा ए वाई ओवर ए एक्स। तो इस फार्मूला से हम वेक्टर की डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। तो मैग्नीट्यूड वेक्टर की निकाली जा सकती है, वेक्टर आ गया, उस वेक्टर से हम मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, उस वेक्टर से हम डायरेक्शन भी निकाल सकते हैं। नेक्स्ट एक छोटा सा बेटा टॉपिक है हमारे पास, डिटर्मिनेशन ऑफ क्वाड्रेंट, या हम कहते हैं जी क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन, क्वाड्रेंट डिटर्मिनेशन। कि हमें कैसे पता चलेगा कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर है, हमें कैसे पता चलेगा कि वो वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर लाई करेगा। तो हमारे पास चार क्वाड्रेंट्स हम कुछ इस तरह से बनाते हैं। तो ये हमारे पास चारों क्वाड्रेंट्स हैं, इनको हम नाम दे लेते हैं। तो ये जी हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये क्या होगा सेकंड, और ये वाला क्या होगा थर्ड क्वाड्रेंट, और ये वाला क्वाड्रेंट कौन सा है, फोर्थ। अब किसी वेक्टर के कंपोनेंट्स बेसिकली डिसाइड करेंगे कि वेक्टर किस क्वाड्रेंट के अंदर है। अगर वेक्टर इस क्वाड्रेंट में है तो देखिए हमारे पास जो वैल्यूज बन रही है ये x और ये वाली वैल्यू x प्राइम, ये y और ये वाली वैल्यू y प्राइम।
अगर किसी वेक्टर के दोनों कंपोनेंट इस कोऑर्डिनेट में देखिए, x की वैल्यू भी पॉजिटिव है, y की वैल्यू भी पॉजिटिव है, तो अगर ax ay ये दोनों पॉजिटिव हो तो आपके पास जो वेक्टर आएगा वो किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ये कोई भी मैंने वेक्टर मेंशन किया, ये ए हो सकता है, ये आर रिजल्टेंट हो सकता है। चलिए हम कोई सी भी रिजल्टेंट वेक्टर की बात करते हैं, तो हम कहते हैं कि रिजल्टेंट वेक्टर आर एक्स और ये वाला रिजल्टेंट वेक्टर आर वाई। सेकेंड क्वाड्रेंट में अगर आते हैं तो ये वाली वैल्यू एक्स की कौन सी है? नेगेटिव, लेकिन वाई क्या आ रहा है? पॉजिटिव। तो इसका मतलब इस केस में जो आर एक्स होगा वो नेगेटिव होगा, लेकिन आर वाई की वैल्यू क्या आएगी? ये वैल्यू पॉजिटिव आएगी। फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर आपने यहां पे लिखा, वेक्टर था जी आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j, दोनों की वैल्यू पॉजिटिव है तो ये वेक्टर हमेशा किस क्वाड्रेंट में आएगा? फर्स्ट में। सेकंड में एक वेक्टर मैं यहां पे लिखता हूं, रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू -4i प्लस 3j, तो जब हम इसे ड्रा करेंगे तो -4 वैल्यू x के लॉन्ग, 3 वैल्यू y के लॉन्ग, तो ये किस क्वाड्रेंट में रिजल्टेंट आएगा? इसका रिजल्टेंट हमेशा आएगा सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। जब आप थर्ड क्वाड्रेंट में आते हैं तो थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है कि आपके पास ये वाली वैल्यू y का भी नेगेटिव कंपोनेंट है, x का भी नेगेटिव कंपोनेंट है, तो इसका मतलब आर एक्स ये भी नेगेटिव होगा और आर वाई इसकी वैल्यू भी क्या होगी? नेगेटिव। जब दोनों वैल्यू नेगेटिव आ जाए तो क्वाड्रेंट कौन सा बनेगा? थर्ड बनेगा। एग्जांपल दे सकते हैं आप कि मैंने एक आर वेक्टर लिखा -4i -3j, -4i और -3j दोनों वैल्यू नेगेटिव है, इसका मतलब क्वाड्रेंट कौन सा है? थर्ड। फोर्थ क्वाड्रेंट में आए तो गौर करें, ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में x की वैल्यू क्या आ रही है? पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या आ रही है? नेगेटिव आ रही है। इसका मतलब इसमें r x जो है वो क्या होगा? पॉजिटिव, r y जो है ये क्या होगा? नेगेटिव। r y क्या होगा? नेगेटिव होगा। तो इसका मतलब इसमें मैं अगर एक वेक्टर लिखना चाहूं तो r वेक्टर इज इक्वल टू इसमें आएगा 4i -3j, तो ये हमारे पास क्वाड्रेंट कौन सा है? फोर्थ। तो इस तरह से बेटा इसमें से जो एमसीक्यूज बन सकते हैं कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती हैं, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों वैल्यू नेगेटिव होती है। इसी तरह जो सेकंड और फोर्थ क्वाड्रेंट है इनमें एक कंपोनेंट अपोजिट में, दोनों कंपोनेंट्स क्या होते हैं? अपोजिट। इसमें देखिए x नेगेटिव है, y पॉजिटिव है, इसमें x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है। तो सेकंड और फोर्थ के अंदर अपोजिट साइन है। फर्स्ट अपोजिट साइन का मतलब है कि एक वैल्यू पॉजिटिव है, दूसरी वैल्यू नेगेटिव है, लेकिन फर्स्ट और थर्ड के अंदर फर्स्ट में दोनों पॉजिटिव है, थर्ड में दोनों नेगेटिव है। तो कुछ पॉइंट्स बेटा यहां से हम ऐड करेंगे इसमें कि अगर ये एक ही मैग्नीट्यूड है तो इस फार्मूले से हम ax भी निकाल सकते हैं, ay भी निकाला जा सकता है। कैसे? इसी फार्मूले को हम थोड़ा सा अगर मॉडिफाई कर ले तो यहां से ax का स्क्वायर किसके इक्वल आएगा? ay का स्क्वायर इधर आ जाएगा, तो ये फार्मूला बनेगा a स्क्वायर माइनस ay का स्क्वायर। तो ax ये भी लिखा जा सकता है a का स्क्वायर माइनस ay का स्क्वायर, तो ये ax की वैल्यू ये भी हो सकती है। इसी तरह इसी को हम मॉडिफाई करके यूं भी लिख सकते हैं, इसी का फार्मूला ये भी हो सकता है कि अगर हम ay के लिए ड्राइव करते हैं तो ay का स्क्वायर किसके इक्वल बचेगा? a स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर। तो ay का स्क्वायर इज इक्वल टू, तो ay का स्क्वायर इज इक्वल टू a का स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर, तो यहां से ay किसकी इक्वल आएगा? अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस ax का स्क्वायर। तो इस तरह से आप ax ay की दूसरी वैल्यूज भी याद रखेंगे। अगर आपको मैग्नीट्यूड और y कंपोनेंट दे दिया जाए तो दूसरा कंपोनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। इसी तरह एक पॉइंट हम डिस्कस करते हैं कि कौन सा एंगल ये वाला हो, ये थीटा की किस वैल्यू के लिए आपके पास ये जो कंपोनेंट्स हैं दोनों इनकी वैल्यू बराबर होगी। ax और ay किस पॉइंट पे जाके ये दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो ये हम फाइंड कर लेते हैं। एक बात याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए है कि अगर हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर हैं तो चूंकि वहां पर दोनों वैल्यू पॉजिटिव होती है तो हम यहां पे लिख सकते हैं कि ax इज इक्वल टू ay। तो यहां से हम इन्हें यूं भी लिख सकते हैं कि a cos ऑफ थीटा इज इक्वल टू a sin ऑफ थीटा। अब यहां से इनको हम a को
इस पे डिवाइड कर दें तो ये बनेगा a/a इज इक्वल टू साइन थीटा ओवर कॉस थीटा। तो ये तो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होते हैं, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू 1। तो थीटा क्या आएगा, टेन इनवर्स 1। तो थीटा की वैल्यू 45 के लिए टेन क्या होता है, 1 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर थीटा की वैल्यू 45 हो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर, तब ये दोनों कंपोनेंट्स की वैल्यू क्या आएगी, बराबर आएगी। इसी तरह सेकंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट में कौन से एंगल ऐसे होंगे, क्या यहां पर भी एंगल 45 होगा, यहां पर भी 45 होगा, यहां पर भी 45? नहीं, ऐसा नहीं है। यहाँ पर एंगल्स की वैल्यू डिफरेंट होगी। इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। फिलहाल आज के लिए इतना ही। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।